Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with a new concept of right issue. लास्ट वीडियो तक में हमने बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. अब हम लोग राइट इशू के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप समझो राइट इशू होता क्या है. राइट इशू इज नथिंग बट कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है. ठीक है, कंपनी शेयर्स किसी को भी इशू कर सकता है, ये तो आपको पता है. बट प्रॉब्लम क्या आता है, राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा रही हूँ. ठीक है, होता क्या है, देखो सपोज एक कंपनी है, कंपनी में 100 लोग हैं एज अ शेयर होल्डर. ठीक है, ये 100 लोग शेयर होल्डर कैसे बने होंगे, जो कंपनी है उसने शेयर्स इशू किया होगा. शेयर्स इशू किया होगा, लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, कंपनी को शेयर्स के अगेंस्ट में पैसे दिए होंगे. थ्रू दिस प्रोसेस 100 शेयर होल्डर्स कंपनी के बने फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी को इन फ्यूचर और पैसों की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो कंपनी ने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, फिर से शेयर्स इशू करता हूँ. ठीक है, अब अगर कंपनी सीधे मार्केट में शेयर्स इशू करता है तब तो अगेन कोई भी शेयर्स खरीद सकता है, राइट. तो उसमें क्या होगा कि अब जो ये 100 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अभी तो फिलहाल ये 100 लोग मालिक है कंपनी के. अगर कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करता है इन द मार्केट तो हो सकता है कि 200 नए लोग आ जाएं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी के अब कितने मालिक बन जाएंगे, 300. पहले सिर्फ 100 मालिक थे जो कंपनी के सारे प्रॉफिट्स एंड ऑल का हिस्सा उनको मिलता था. बट अगर अब 300 लोग हो जाएंगे तो क्या लगता है आपको, उन 100 लोगों को दिक्कत होगा कि नहीं. सीधा सा बात है, अगर आपके पापा का बिजनेस है जो कि सोल प्रोप्राइटर है, सारा प्रॉफिट आपके पापा घर लेके आते हैं. अगर तुम पापा को बोलो कि पापा प्लीज़ एक काम करो ना, मेरे दोस्त के पापा को भी पार्टनर बना दो, वो भी पैसे घर लेके जाएंगे, अब से वो भी बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, आपके पापा मानेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि कोई भी मालिक अपना शेयर, अपना हिस्सा बिजनेस का किसी को देना नहीं चाहेगा, राइट. तो इस वजह से कॉन्सेप्ट आता है हमारा राइट इशू का. ये क्या कहते हैं कि कंपनी जो है अगर चाहे तो अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू कर सकता है. ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स खरीद लेंगे एंड कंपनी का जो डाइल्यूशन है वो भी नहीं होगा. ठीक है, ओनर्स उतने के उतने ही रहेंगे. ये एक बेसिक फंडा है राइट इशू का. ठीक है, अब सब क्या होता है इसमें कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनके पास एक राइट होता है कि वो सब्सक्राइब कर सके टू द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, रेशियो में ही ये इशू का राइट मिलता है. सपोज करो बोल देगा एवरी 10 शेयर्स के बदले उनके पास राइट है कि वो एक शेयर और खरीद सके, इस तरीके से. ठीक है, उनके पास राइट है टू रेनाउंस दिस राइट इन फेवर ऑफ एनीवन एल्स ऑल्सो. मतलब कि सपोज करो मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूँ. ठीक है, मुझे एक राइट मिला, मेरे पास 100 शेयर्स थे. अब मुझे राइट कैसे मिला, एवरी 10 शेयर के अगेंस्ट मुझे एक राइट मिलता है. तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स है तो मुझे कितने राइट्स मिलेंगे, मुझे 10 राइट्स मिले. 10 राइट्स मतलब कि मैं 10 शेयर्स कंपनी की खरीद सकती हूँ, रिलायंस के 10 शेयर्स परचेज कर सकती हूँ एट अ स्पेसिफिक प्राइस. अगर मैं परचेज करना चाहूँ तो ठीक है, अगर मैं परचेज करना नहीं चाहती हूँ तो मैं उस राइट को किसी और को बेच दूंगी. ठीक है, उसको बोलते रिनाउंस करना. ठीक है, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दूँ. ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द राइट ऑफ रिफ्यूजल भी होता है. मतलब उनके पास बहुत सारे तरीके, या तो वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, या तो वो बेचते, या तो वो उसे रिजेक्ट करते हैं. उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. अब एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सपोज करो सपोज अ कंपनी राइट इशू लाया है फॉर 10,000 शेयर्स, जहाँ पे उसका एग्जिस्टिंग 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशूड है. तो क्या इस दोनों से आप ये बता सकते हो कि हमें कितना, किस प्रोपोर्शन में राइट मिला है. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर 10 शेयर के बदले एक राइट मिल रहा है. ठीक है, तो सपोज क्या कहता है कि अगर एक्स एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर्स था. ठीक है, अगर एक्स के पास 1000 शेयर्स है तो उसे कितना राइट्स मिला है, 10 शेयर्स का राइट्स मिला है, करेक्ट. अब देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या कैलकुलेट किया है, देखो देखो इधर देखते हम लोग क्या कहा. क्वेश्चन है कि कंपनी है, कंपनी को 10,000 शेयर्स
फ्रेश इशू करवाने हैं, ठीक है। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग में 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी है। हमने क्या प्रोपोर्शन निकाला कि इसका मतलब है कि अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स के बदले 10,000 शेयर्स इशू करता है तो कंपनी हर 100 शेयर के बदले 1 शेयर इशू कर रहा है। सॉरी 10, हर 10 शेयर के बदले कंपनी एक राइट देता है, ठीक है। अब क्या कहा पूछता है कि अगर एक्स है, एक्स के पास 1000 शेयर्स है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्स को राइट कितना मिलेगा? 10 शेयर्स पे 1 राइट, तो 1000 शेयर्स पे 100 राइट्स, राइट, करेक्ट। अब देखो हम लोग को क्या चेक करना है कि डाइल्यूशन, हम लोग को प्रॉब्लम क्या लगा था? डाइल्यूशन का, कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो x अगर आज के डेट में देखा जाए तो x के पास कितना % ऑफ द बिजनेस का कंट्रोल है? टोटल 1 लाख शेयर्स इशूड है, जिसमें से x के पास 1000 शेयर्स है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालो तो आता है 1%। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि x जो है वो 1% ऑफ द बिजनेस कंट्रोल करता है, ठीक है, परफेक्ट। अब उसे राइट मिला है, राइट क्या मिला है कि वो फर्दर 100 शेयर्स और सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। सपोज x ने सब्सक्राइब कर लिया और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं किया तो क्या होगा। अगर x सब्सक्राइब कर लेता है तो उसके पास टोटल अब 1100 शेयर्स होंगे, ठीक है। अगर कंपनी ने राइट इशू किया तो कंपनी के पास अब कितने शेयर्स हो जाएंगे इन टोटल? 1,10,000 शेयर्स। अगर मैं इसके बाद x का परसेंटेज कंट्रोल का निकालूं तो कितना आएगा? 1100 divided by total number of shares in a company which will be 1,10,000 into 100, 2 3 4 1 2 3 4, ये अगेन कितना आ जाएगा? 1%, ठीक है। तो आप देखो अगर x राइट एक्सेप्ट कर लेता है तो x को कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा। पहले भी वो 1% का मालिक था, आज भी वो 1% का मालिक है, मतलब उसका कंट्रोल डाइल्यूट होने से बच गया, करेक्ट। यही हमारा प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन हमें राइट शेयर्स के थ्रू मिला था। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर x ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो x के पास अभी कितने शेयर्स होंगे? एज इट इज 1000 के 1000 होंगे, ठीक है। कंपनी के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? कंपनी के पास तो 1,10,000 शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो 10,000 शेयर्स इशू करना था ना, राइट के फॉर्म पे कर रहा है, चाहे वैसे भी राइट्स के फॉर्म पे अगर करता भी है, एक्स ने नहीं किया, बाकी किसी ने किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि कंपनी के पास स्टिल 1,10,000 शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में एक्स का कितना परसेंटेज कंट्रोल होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? फिर से 1000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100, 10/11 अराउंड 0.9 समथिंग आएगा। मतलब समझ लो नहीं 0.9 तो नहीं आएगा, हाँ 0.9 अप्रॉक्स आएगा, 0.9% समझ लो, ठीक है। पहले कितना परसेंट था एक्स का कंट्रोल? 1%, अब कितना हो गया? 0.9%। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है आपको समझ आया? क्यों? क्योंकि एक्स अगर राइट एक्सेप्ट कर लेता तो उसका डाइल्यूशन नहीं होता, पहले भी 1% था, बाद में भी 1% रहता। बट एक्स ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो गया बिजनेस से, ठीक है। यहाँ पे ये वही एग्जाम्पल लेके समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि कंपनी राइट इशू तभी कर सकता है जब उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ हो, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे कुछ और बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बात करता है कि क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना है। मतलब कंपनी जिसको राइट इशू करने का मन हो, एज पर सेक्शन 62(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट, द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, राइट इशू कब करता है कंपनी? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो वो एक ऑफर दे सकता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? पहला, 15 डेज से कम टाइम नहीं होना चाहिए, 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए फॉर द शेयर होल्डर्स टू एक्सेप्ट द ऑफर। मतलब सपोज अगर आज है 11 जुलाई, तो अगर आज मैं 11 जुलाई को शेयर होल्डर्स को ऑफर देती हूँ तो आज से 15 दिन बाद, मतलब कितना दिन होगा, 25 तारीख से
मतलब 25 के पहले किसी को मैं दबाव नहीं डालूंगी कि आपको एक्सेप्ट करना करिए, नहीं करना मत करिए। आपको अगर एक्सेप्ट करना है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक का होगा, 25 तारीख से 1 महीने तक का, विच इज़ 11 अगस्त। इसके बीच का कोई भी एक स्पेसिफिक डेट कंपनी देगा और बोलेगा आपको एक्सेप्ट करना। कंफ्यूजन हो गया क्या? चलो हम लोग एक काम करते हैं, उसको फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अगर कोई एक कंपनी है विच इज़ डिजायरस ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स हैज़ टू ऑफर as per section this of the Companies Act the share to existing shareholders through a letter of offer subject to the following conditions, namely क्या बोला है इसमें कि अगर किसी एक कंपनी को नए शेयर्स इशू करना है टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो कंपनी एक ऑफर लेटर देगा, बट उसमें कुछ कुछ कंडीशंस होने चाहिए। ये समझ आया? कंडीशंस में क्या बोलते हैं, ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। उस ऑफर में बताया जाएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहा है कंपनी, ठीक है। एंड लिमिटिंग टाइम नॉट लेस देन 15 डेज नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा ना कि आपको इस पीरियड में एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो जो पीरियड होगा 15 दिन से कम का भी नहीं होना चाहिए, 30 दिन तो ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, मतलब 15 डेज टू 30 डेज के बीच का पीरियड होना चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द राइट, मतलब कि क्या टर्म्स कंडीशंस है, कितने रुपए पर राइट्स खरीदना होगा, कितना शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, जो भी वो ऑफर लेटर होगा या जो भी उसका राइट का स्टेटमेंट होगा, उसके साथ शेयर होल्डर्स उसके साथ क्या उसी चीज़ को रनाउंस कर सकते हैं किसी और को, ठीक है। मतलब उसके पास जो हक दिया गया है, उसको एक ऑप्शन दिया गया है दैट यू कैन परचेज द शेयर्स, वो उस ऑप्शन को किसी और को दे सकते हैं, रनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, अगर टाइम पार हो गया तब तो हम लोग मान लेंगे दैट इट हैज़ बिन डिक्लाइंड, या फिर अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम डिक्लाइन कर ही दिया स्पेसिफिकली, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट दैट राइट हैज़ बिन डिक्लाइंड बाय द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको जिस तरीके से डिस्पोज करना है उस ऑफर को, दे कैन डू सो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम लोग इतने देर से क्या पढ़ रहे हैं, दैट द राइट इज इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बट कुछ कंडीशंस में दिस राइट कैन बी इशू टू अदर पर्सन्स एज वेल। अब उनमें कौन कौन होते हैं, उसके लिए देखो 4 कंडीशंस हैं यहाँ पर, 4 सिचुएशंस हैं, हाँ 4 ही है। पहला सिचुएशन क्या कहता है कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब मैंने राइट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी को दिया कि आपके पास राइट है, आप कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो। कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को कंपनी में रखने के लिए, एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के ना जाए उसके लिए, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। सेकंड होता है किसी भी इंसान को आप दे सकते हो वो राइट, या तो कैश के लिए या तो कंसिडरेशन के बदले। मतलब सपोज करो मैंने XYZ इन 3 लोगों को राइट दिया बिकॉज उन तीनों से मैंने मशीन्स, प्लांट्स, एसेट्स, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें परचेज की थी। तो कोई कंसिडरेशन के लिए हो सकता है अदर देन कैश, या फिर कैश के लिए भी हो सकता है कि मैं आपको स्पेसिफिकली इशू कर रहा हूँ फॉर गेटिंग मनी, या फिर फॉर इशूइंग, आई एम इशूइंग दिस राइट ताकि आप वो शेयर्स परचेज करें और आप उसके बिहाफ में मुझे, उसके अगेंस्ट में मुझे पैसे दें कंपनी को। बट कब, जब प्राइस जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ द लाइक, इसमें होता क्या है समझो। देखो सपोज करो मैंने मिस्टर एक्स से एक मशीन खरीदा, ठीक है, 10 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये 10 करोड़ का वैल्यूएशन कहाँ से भाई, 10 करोड़ का वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है। वैल्यूअर्स कौन होते हैं, जो किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। उस वैल्यूअर ने वैल्यू किया इस असेट को, 10 करोड़ का है ये, इस 10 करोड़ का असेट तो मैंने ले लिया, अब मैंने उस बिहाफ में उसको पेमेंट करने के बदले कंपनी का शेयर्स इशू कर दिया। दिस कैन बी अ केस, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, कभी कभी कंपनी जो है बोरो करती है पैसे को थ्रू डिबेंचर्स, लोन्स एंड गिव द क्रेडिटर्स एन ऑप्शन। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो मैंने डिबेंचर्स इशू किया और उस पर एक ऑप्शन दिया टू कन्वर्ट या फिर टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि आप मैंने डिबेंचर्स इशू किया, आपके पास डिबेंचर्स हैं, उसके बिहाफ में आप कंपनी के शेयर्स खरीद लो। एक ये ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होता है दैट इज अ राइट, ऑब्लिगेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। आपके पास राइट, अगर आप चाहो तो आप खरीद लो, ना चाहो तो आप नहीं भी खरीद सकते हो, ठीक है। बट
इसमें क्या कहता है, जो टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ सच डिबेंचर्स होगा या इस तरीके का जो भी लोन आप इशू कर रहे होगा जिसमें ऐसा ऑप्शंस अवेलेबल है, उस लोन को इशू करने के पहले ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट शुड बी अप्रूव्ड बिफोर सच इशुएंस बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग्स। मतलब कि अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद ही आप ऐसा इस तरीके का डिबेंचर्स या इस तरीके का लोन्स, किस तरीके का लोन्स एंड डिबेंचर्स जिसपे आप एक एडिशनल ऑप्शन अटैच करके दे रहे हो दैट यू हैव अ राइट कि आप शेयर्स खरीद सकते हो एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ऐसा कुछ आप अगर डिबेंचर्स या कुछ लोन लेते हो तो उस केस में आपको पहले एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। लास्ट केस में क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे लोन ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि आप कोई लोन ले रहे हो गवर्नमेंट से या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में एंड उसको आप डायरेक्ट कर रहे हो टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। मतलब कि उस पर एक ऑप्शन अगेन यहाँ पे स्पेसिफिक नॉर्मल सारे लोन्स को इंक्लूड करा था एंड यहाँ पर इट इंक्लूड्स द लोन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऊपर के केस में सारे के सारे नॉर्मल बेसिक लोन्स एंड ऑल का बात कर रहा था, बट यहाँ पे एक स्पेसिफाइड स्पेशल सिचुएशन डाल दिया है जहाँ पे लोन हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम गवर्नमेंट एंड दैट लोन दैट डिबेंचर डायरेक्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अगेन उस पर भी एक ऑप्शन नहीं होगा, कंपल्शन कहीं पर भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या होता है, देखो फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फर्दर इशू क्या होते हैं। फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस जो कि बैलेंस शीट का बात करता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, क्या असेट्स है हमारे पास, क्या लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स जो है इट इंक्रीजेज द इक्विटी एज वेल एज लिक्विड रिसोर्सेज। होता क्या है, जब आप शेयर्स इशू करोगे तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा एंड आपका बैंक भी बढ़ेगा। अच्छा एक चीज़ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आप राइट इशू कर रहे हो तो कंपनी को पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप गलत हो। कंपनी को पैसे मिलेंगे बट कुछ डिस्काउंट पे इशू करता है, कम दाम पे इशू करता है कंपनी जनरली, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इक्विटी इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस। आपका इक्विटी कितने से बढ़ेगा, अगर आपने 100 शेयर्स इशू किया 20 रुपये पे तो आपको 2000 रुपये बढ़ेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इशू प्राइस जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतना का उतना भी हो सकता है। मतलब आपको याद होगा हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि शेयर्स जो इशू होते हैं वो फेस वैल्यू पर भी हो सकते हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा पे इशू होते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस को प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। हम आपको ये भी याद होगा कि हम लोग जो है मतलब कंपनीज लॉ जो है इट डज नॉट अलाउ शेयर्स टू बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 53। ये आप पढ़ोगे आगे, मुझे लगता है लॉ में, फाउंडेशन का लॉ में तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, बट इंटर के लॉ में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर अब क्या कहते हैं, देखो बुक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स जो भी टोटल नेटवर्थ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर सपोज करो 10,000 शेयर्स है और नेटवर्थ 1,25,000 रुपये के, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 1,25 डिवाइडेड बाय 10,000। मार्केट वैल्यू डिफर कर सकता है फ्रॉम द बुक वैल्यू, क्यों, बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। मार्केट में शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रीमियम पे भी हो सकता है। शेयर्स मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जनरली कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ डिमांड और सप्लाई मीट करता है दैट प्राइस इज योर शेयर का प्राइस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड फ्रॉम द शेयर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन। देखो बहुत हैवी लाइन हो गया, आप समझो। आप कोई भी चीज़ के लिए अगर 100 रुपये दे रहे हो, आप उस चीज़ के लिए 100 रुपये क्यों देते हो, कि आपको उसके लिए 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा तब जाके आप 100 रुपये देने को रेडी हो। मतलब आप कोई भी चीज़ के लिए उतना ही प्राइस पे करते हो जितना का बेनिफिट आपको मिले, करेक्ट। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो आप शेयर्स के लिए क्या प्राइस दोगे, मार्केट में शेयर्स के लिए क्या प्राइस दोगे जितना का आपको शेयर से रिटर्न मिल रहा है, राइट। शेयर से रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में, या तो आप जब शेयर्स बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा उस फॉर्म में।
राइट। अब ये आज के आज तो नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में होगा, करेक्ट। 5 साल, 7 साल, 10 साल, या फिर एकदम शॉर्ट पीरियड में तो 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, फ्यूचर पीरियड में होगा, राइट। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज के डेट का 100 रुपये और 2 साल बाद के डेट का 100 रुपये, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा? नो, अलग होगा। बिकॉज क्या बोलूँ मैं उसको, वैल्यू जो है पैसे का वो घट रहा है। आप ऐसे समझो, आज के डेट में आपको 100 रुपये मिल जाते, क्या है कि कुछ भी नहीं है 100 रुपये में। बट यही अगर आप 10 साल पहले का बात देखो, 10 साल पहले 100 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। आज उतना वैल्यू नहीं है। आज हो सकता है कि 1000 रुपये का उतना वैल्यू होगा, ठीक है। अगेन क्यों? महंगाई बढ़ रहा है, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, राइट। तो इसीलिए आज का 100 रुपये फ्यूचर में मिलने वाले 2 साल बाद का 100 रुपये का वैल्यू अलग होगा अगेन। तो अगर मुझे आज के डेट का मार्केट प्राइस चाहिए, शेयर्स का मार्केट प्राइस चाहिए अगर मुझे आज के डेट का, तो मैं आज के डेट में सारे बेनिफिट्स को लेके आऊँगी, ठीक है। बेनिफिट्स में हमने क्या क्या बात किया? पहला बात किया डिविडेंड, और दूसरा बात किया कैपिटल गेन्स। अब कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, मुझे लगता है कि कंपनी मुझे 5 साल बाद 100 रुपये का डिविडेंड देगी, तो 5 साल बाद के 100 रुपये के डिविडेंड को खींच के आज के डेट का वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालना है वो आप लोग आगे पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से, बट आप ये सिर्फ एक लॉजिक समझ लो, ठीक है। 5 साल बाद डिविडेंड मिलेगा, उसका वैल्यू खींच के आज के डेट का लेके आ जाओ। जब आप शेयर्स बेचोगे, आपके हिसाब से जो कैपिटल गेन होगा उसका वैल्यू खींच के आज के डेट पे लेके आ जाओ, उनका सम करो, दैट वुड बी योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। ये बहुत आउट ऑफ द वे, मतलब आउट ऑफ द ट्रैक टॉपिक था, बट ठीक, एक लाइन दिया हुआ था तो आपको समझाना ही था। अब क्या कहते हैं, जो मार्केट प्राइस है विच एग्जिस्ट बिफोर द राइट इशू इज टर्म्ड एज कम राइट मार्केट प्राइस। एंड इसमें देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है आपका एक्स राइट मार्केट प्राइस और एक होता है कम राइट मार्केट प्राइस। कम राइट मार्केट प्राइस क्या होता है? आपका राइट इशू होने के जस्ट पहले जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, दैट इज कम राइट मार्केट प्राइस। और एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या होता है? राइट इशू जो है आपका, वो जस्ट होने के बाद जो मार्केट में प्राइस हो जाएगा, दैट वुड बी योर एक्स राइट मार्केट प्राइस। एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, नहीं देखो, एक हमने टॉपिक पढ़ा कम राइट मार्केट प्राइस, और एक है एक्स राइट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये राइट इशू के जस्ट बिफोर वाला प्राइस है एंड ये राइट इशू के जस्ट आफ्टर वाला प्राइस है, करेक्ट। अब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट मतलब कि राइट शेयर्स इशू करने का जो वैल्यू है वो। अब अगर आप लोग एक क्वेश्चन देखो, जैसे हम लोग इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, या मैं एक काम करूँ क्या, इलस्ट्रेशन 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ आया होगा, राइट क्या होता है, राइट इशूज एंड एवरीथिंग। क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है राइट इशू, कम राइट इशू, एक्स राइट इशू वैल्यू, उसको हम लोग इलस्ट्रेशन 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस के साथ बहुत बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।